हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है। आपके सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। इसके साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स की मंथली कंपाइलेशन। मतलब करंट अफेयर्स जो है ना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका ना सबसे बड़ा हर्डल रहता है कि कैसे हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से कौन सा डेटा पढ़ना है, कितनी वीडियोस देखें। बहुत चीज़ें ना रह जाती है करंट अफेयर्स में, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो जीएस है वो कंप्लीट जीएस एक पोर्शन में आ रही है, उसी में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं। तो ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं देने। आप हमारा सिंपली मंथली कंपाइलेशन को डाउनलोड करिए, पीडीएफ को आप, और उसके बाद में आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे आप ना पूरा अप टू डेट भी रहेंगे और उसके साथ साथ में एग्जाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये चीज़ तब हो सकती है जब आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बायोलॉजी की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है और मैं आपको आज जो टॉपिक करवा रही हूँ वो है ब्लड, रक्त, खून, जो भी आप बोलें। वैसे साइंटिफिक टर्म्स में तो हम दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एक होगा ब्लड और एक होगा रक्त। लेकिन आप अपने सेंस में बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं, और भी आपको अगर लहू वगैरह भी कुछ दिमाग में आता है तो आप वो सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। तो देखिए, ब्लड हमारा आज का टॉपिक है। बायोलॉजी की हमारी क्लासेस है, इस सब में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ब्लड को मैंने अलग अलग टाइप यहाँ पे आपको दे दिए हैं कि इन तरीके से हमने ब्लड को यूजुअली देखा होगा। खून का रक्त लाल होता है, सॉरी, खून का रक्त का कलर रेड होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई। तो क्यों होता है ये ज़रा आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जब तक हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको जाने से पहले ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज के इस टॉपिक को कि ब्लड। वैसे ना जब आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या बायो जैसे सब्जेक्ट्स को आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आपको लगा होगा, कभी सोचा होगा आप लोगों ने कि ब्लड, लाइक सीरियसली हम इसको भी पढ़ेंगे, ऐसा कभी हुआ हो सकता है? तो यस, हो सकता है। अभी आप इसी दौर से गुजर रहे हैं कि जब आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स को भी पढ़ना है जो आप बिल्कुल लाइटली लेते हैं, जो आपको लगता है कि हमें क्या ज़रूरत इसकी, हमें इसकी नॉलेज की क्या ऐसे ज़रूरत हो गई है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। सिवाय इतना ही नहीं कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमारे खून का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। अच्छे प्रोडक्ट्स, अगर हम जो हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड की लैकनेस हो जाएगी। तो क्या ब्लड की होती है, किसी और चीज़ की होती है? तो ये सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी लाइफ का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, मतलब ये जो है ना हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए ब्लड ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि ब्लड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक कॉमन वजह की बात करें तो ब्लड ना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, अब उनको आपके एक बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना होता है। और आपको पता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसी वजह से जहाँ आपके वेन्स होती है ना, आपको पेन होता है। आपके जहाँ वेन्स नहीं होंगी वहाँ आपको पेन नहीं होगा। और वेन्स कहीं ना कहीं किससे रिलेट है? ब्लड से रिलेट है। तो ये बात आपको समझनी है। सो क्या याद रखना है कि ब्लड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड की अपनी हमारी लाइफ में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। और कैसे उस बात को जानते हैं? तो हर एक एनिमल ह्यूमंस की बात करें जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ना, तो उनके अंदर क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम ह्यूमंस को डालते हैं और प्लांट्स एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब बात आएगी ब्लड की, तो प्लांट्स जो है, बॉटनी जो है वो बिल्कुल सेपरेट आउट कर दीजिए, क्योंकि प्लांट्स में ब्लड नहीं होता। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने घर के किसी पौधे की टहनी को तोड़ के देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको देखनी है कि ब्लड एक्चुअल में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड का ये, कि ये एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ, ब्लड में क्या होता है बच्चा पार्टी? प्लाज्मा होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। सेल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो होती हैं, एक होती है आरबीसी और एक होती है डब्ल्यूबीसी। मतलब कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि
रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स भी इसको बोलते हैं, मीन्स कि लाल रक्त कणिकाएं, और WBC स्टैंड्स फॉर श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो सेल्स में जब ब्लड की बात होगी, सेल्स की बात होगी, तो ये दोनों टाइप आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मा के बारे में आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ ब्लड के कंपोनेंट में प्लेटलेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस बात की मुझे श्योरिटी है, क्योंकि मुझे भी ये बात तब नहीं पता थी कि जो प्लेटलेट्स वाला कंसेप्ट है ना, वो आपको डेंगू या फीवर के टाइम पे ही समझ में आता होगा, उससे पहले ना आपको नहीं पता होगा। मुझे जब डेंगू हुआ ना, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब काफ़ी छोटी एज में हुआ था मुझे, तब जाके ये कंसेप्ट मुझे समझ में आए थे। तो आपको भी ना प्लेटलेट्स आज के लेक्चर में समझ आ जाएंगे, मतलब आपको ना इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आपको डेंगू या कोई बीमारी हो तभी आपको प्लेटलेट समझ में आएंगे। सो यू कैन से कि आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपको मैं मिली हूँ यहाँ पे, तो आपके ना ये डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं ना, ये क्लियर हो जाएंगे। तो आगे देखिए, इसके अलावा ये जो ब्लड है ना, ये क्या काम करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवर करना, और उसके साथ साथ में जो पोषक तत्व हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, जो पोषक तत्व हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनका संवहन करने में भी जो ब्लड है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो देख रहे हैं आप ब्लड कितने ज़्यादा सेंस में इंपॉर्टेंट है। पहला तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है, मीन्स कि जैसे कनेक्शन होता है ना बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में, तो ये जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करी जा रही है ना, वो ब्लड के थ्रू करी जा रही है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ब्लड है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, उसके साथ साथ में ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं ना, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 8% ऑफ हमारी बॉडी का जो वेट है, मतलब कि जो भी आपका वेट है, जो भी 30, 40, 50, 60 जितने भी केजी के आप हैं, उससे ज़्यादा के भी हैं, डजंट मैटर, आपकी बॉडी का जो वेट है ना, उसका 8% जो है ना वो ब्लड कवर अप करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खा खा के अपना वेट बढ़ा लेंगे, बॉडी में आपके फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, वो गुड फैट नहीं होता जो अननेसेसरी चर्बी आपकी बॉडी में बढ़ रही है, साइड हैंडल्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में फैट का लेवल बढ़ रहा है। तो इट डजंट मीन कि आप फिर उसको कैलकुलेट करेंगे कि पूरी बॉडी का जितना वेट है उसका 8% तो ब्लड ही ले जा रहे हैं। नहीं मेरे बच्चों, जो हेल्दी पर्सन होता है ना, जिसकी बॉडी में पूरा हेल्दीनेस मतलब मस्कुलर बॉडी होती है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी का जो 8% वेट है ना, वो ब्लड कैरी करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ब्लड जो है ना वो 8% वेट, हमारी बॉडी के 8% वेट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखिए, अगर एक अडल्ट पर्सन की बात करें, एक एवरेज अडल्ट पर्सन की बात करें, तो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड एक पर्सन में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब एक ऑन एवरेज पर्सन की बात करें, वेरिएशंस आ सकती हैं 5 to 6 में, ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत बहुत थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एकदम फिक्स नंबर है, बट ये एक एवरेज आपको बता रखा है कि इतना अप्रॉक्स आपको करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी जैसे मैंने आपको ना एक टॉप स्टेटमेंट बोली यहाँ पे पीछे वाले स्लाइड पे कि जो ब्लड है उसमें सेल्स पाई जाती हैं। तो अब पहले हम ब्लड की वो सेल्स की बात करते हैं, जो 2 सेल्स मैंने आपको बताई। एक बताया मैंने RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, जिसको कि लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और एक मैंने आपको बताया WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। पहले इस बात को समझते हैं। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स को हम बच्चा पार्टी कहते हैं आर्थोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करिएगा। आप लोग ना घर में साधारण नमक सबने यूज़ किया होगा, ठीक है। जब आप साधारण नमक को यूज़ करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में NaCl, यानी कि जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। लेकिन अब घर में पूरा टाइम कोई गेस्ट आया है, आप खुद यूज़ कर रहे हैं, हम मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं, तो आप पूरा टाइम जो NaCl है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये नहीं बोलते कि आपको आप उसको साधारण नमक बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, ऐसे नहीं बोलते कि NaCl लेने जा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, नमक। तो एक टर्म डिफाइन करें। सेम ऐसे ही जो RBC है वो एक कॉमन टर्म है जिसको हम सब पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, और ये वर्ड ना बहुत कॉमन है RBC। लेकिन कई बार आपसे नाम इसका दूसरे सेंस में आ जाता है
कि आरबीसी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं? अर्थोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स को अर्थोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी एक्चुअल में है क्या? एक बाई कॉन्केव सेल है विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में है। ऑब्वियसली बात है कि मानव शरीर में जो आरबीसी है वो पाई जाती हैं, लेकिन जो आरबीसी हैं लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनके अंदर बच्चा पार्टी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। वैसे तो देखिए जितनी भी सेल्स आप कोशिकाएं पढ़ते हैं, मोस्टली हर एक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि इसको अर्थोसाइट्स भी कहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसको अर्थोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में आयरन रिच प्रोटीन होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनके अंदर आयरन रिच एलिमेंट होता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा ब्लड है ना वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। आई होप आपको अभी आंसर समझ में आ गया होगा। सिमिलर सा क्वेश्चन ना आपने क्लोरोफिल के टाइम पे पढ़ा होगा, मतलब प्लांट्स के टाइम पे सुना होगा कि जो प्लांट्स हैं वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि किस में पाया जा रहा है? आयरन रिच सब्सटेंस है आरबीसी में। आयरन रिच सब्सटेंस जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं वो पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है, लहू है, वो कैसा है? रेड कलर का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, एक तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच एलिमेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयरन रिच सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोटीन है ये। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑक्सीजन ऑर्गन्स। और जैसे जो ब्लड है यानी कि रक्त है, उसका मेनली काम क्या है? ऑक्सीजन को डिलीवर करना बाकी ऑर्गन्स तक, बाकी सारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक। तो ये क्या याद रखना है आपको? आरबीसी के इस सेंस में याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीसी के अगेन मैं आपको की नोट्स में बता देती हूँ। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आरबीसी को हम क्या कहते हैं? अर्थोसाइट्स कहते हैं। दूसरा, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रेजेंस ह्यूमन बॉडी में है लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर आयरन रिच प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड का कलर है ना वो कैसा है? रेड कलर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे ना पूछा जाए कि आरबीसी, मैंने आपको बता दिया कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स होती हैं। तो जैसे हर किसी की लाइफ होती है ऐसे ही इनकी भी लाइफ है। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है हमारा बर्थ होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद में हमारी डेथ भी होती है, या जो अभी जी रहे हैं, जो अभी जिंदा हैं, वो एक टाइम के बाद में उनकी डेथ भी होगी। अब वो डेथ होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टाइम पे सर्टेन एज पे ही डेथ होती है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा हमारा मानना है कि एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम तक हम सर्वाइव करते हैं, और उसके बाद में हम डेथ को ना इमेजिन करने लग जाते हैं, और हमारी एक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि यस इस एज के बाद तो डेथ हो ही जाएगी। जैसे सपोज आपकी फैमिली में या आपके नोन में कोई भी ना 30-40 ईयर्स तक का होगा, 40, 45, 50 ईयर्स हो, और कोई पर्सन को बीमारी नहीं है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, आप कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि उस इंसान की डेथ हो सकती है, वो भी किसी भी वजह से, लाइक एक्सीडेंट हो, कुछ हार्ट फेलर हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन एज होती है, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनकी एज 70+, 80+, 90+ होगी, तो आपके ना दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है कि अब इनकी डेथ होने वाली है। तो ये कंसेप्ट क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या होती है? डेथ होती है। मतलब कि जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं ना, वो एक स्टेज में आके काम करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि जो आरबीसी हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आरबीसी हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स जो हैं, उनका बच्चा पार्टी एक लाइफ स्पैन होता है कि मतलब ये कितने टाइम तक क्या कर सकती हैं? सर्वाइव कर सकती हैं। तो अब वो स्पैन देखते हैं, लाइफ स्पैन कितना है। जो आरबीसीज है ना वो टोटल
120 डेज तक सर्वाइव कर सकती है। ओके, ये चीज़ आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? जैसे आप देखेंगे कि ब्लड डोनेशन किया जाता है तो ब्लड को ना एक बॉटल में फिल कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो ब्लड आपने बॉटल में फिल करा है उसको आप कई सालों तक चला लेंगे, कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। वो अचार का डब्बा नहीं है, वो ब्लड है, वो हमारा रक्त है, जिसके अंदर प्लाज्मा भी है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं, जिसके अंदर WBC है, जिसके अंदर RBC भी है। ये चारों चीज़ें ना ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। इनमें से अगर एक में भी कमी आती है या एक की भी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो ब्लड कहीं ना हमारे लिए इम्प्योर कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि क्या चीज़ है। RBC का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 120 डेज है, यानी कि अप्रोक्स 4 मंथ तक जो RBC है ना वो सर्वाइव कर सकती हैं किसी भी ब्लड में। ठीक, 4 मंथ्स के बाद में नई RBC इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और पहली वाली जो मर जाएंगी और उसके बाद वो ग्रेव यार्ड में चली जाएंगी। आप मुझे बस इतना कमेंट करिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ग्रेव यार्ड, मुर्दा घर किसको कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। तो लाइफ स्पैन अगर मैं पूछूं आपसे कि RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स की कितनी होगी तो 120 डेज आपको याद रखने हैं। इनके ना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये की पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम प्लेटलेट्स की भी लाइफ स्पैन पढ़ेंगे और ऐसे ही हम WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की भी लाइफ स्पैन पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं। आगे देखिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए अगर आपको पूरा नहीं याद, जो मैंने पीछे स्लाइड में पढ़ाया आपको नहीं याद क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं हो सकता, मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इन केस आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो उस सिचुएशन में RBC के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो इनको आर्थोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। दूसरी पॉइंट आता है कि ये बाई कॉन्केव लेंस होते हैं, मतलब एक डंबल जैसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बाई कॉन्केव शेप का। न्यूक्लियस नहीं होता जी, केंद्रक नहीं होता, किसमें, RBC में। ये जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट चूज करनी होती है ना आपको, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि RBC में न्यूक्लियस होता है, लेकिन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो RBC में क्या नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और बाकी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है, ऑब्वियस सी बात है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है, जो हमारा रक्त है, जो हमारा लहू है, जो हमारा खून है, उसका कलर कैसा है, रेड कलर का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यहाँ तक पॉइंट एकदम मस्त समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, लाइफ स्पैन, ऐसे ना क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, मतलब कि जो RBC है ना वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। तो कितने टाइम सर्वाइव कर सकते हैं बच्चा पार्टी, 120 डेज। आंखें बंद करके आंसर टिक कर देना। आंखें तो खुली रखनी है, लेकिन ज़्यादा सोचने में ना एफर्ट्स नहीं देने आपको कि आंसर सही होगा नहीं होगा, जब कह दिया तो आंसर सही होगा। और आप लोग तो एकदम प्रो बच्चे हैं, पढ़ने में एकदम प्रो लेवल पे है ना, कर ही देंगे आंसर ठीक। वैसे इस बात को आप सीरियसली मत ही लेना क्योंकि आप लोग पढ़ते तो है नहीं कुछ। अगर आप लोग पढ़ रहे होते तो मैं आपको ना हर एक लेक्चर में क्वेश्चन पुट करती हूँ। आंसर आता नहीं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में, पता नहीं क्यों नहीं आंसर देते, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता? आता होगा ना, ऐसा मुझे लगता है कि आता होगा क्योंकि एफर्ट्स हैं मेरे, जेन्युइन एफर्ट्स है और मुझे भी लगता है कि समझ आ रहा होगा। तो आपको ना क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के वेलकम के लिए, आंसर दिया कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। ओके वेल, नेक्स्ट देखिए, WBC का मतलब क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ओके, जैसे कि RBC को हम अर्थोसाइट्स कहते हैं, ऐसे ही WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स को, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नाम याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, जो WBC है उसे हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहा जाता है। सोल्जर्स का मतलब क्या है, सैनिक। जैसे सोल्जर्स बॉर्डर पे होते हैं, हमारी कंट्री, हमारी नेशन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना, बचाते हैं दुश्मनों से। सेम ऐसे ही WBC हमारे लिए सोल्जर का काम करती है कि बाहर के जो बैड बैक्टीरिया है आपके बॉडी के अंदर अटैक बोल जाए ना, तो उनसे लड़ने का काम क्या करती है, WBC। कैसे पता चलेगा कि आपकी WBC काम कर रही है कि नहीं? तो देखिए, सिंपल छोटू सा एग्जांपल है। कई बार ना ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं कि आपको ना एक्स्ट्रा टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपकी WBC ने जैसे ही बैड बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करे ना, तो
जो WBC है उसने फटाफट से फाइटिंग स्टार्ट कर दी, ये दे दुशुम दो दुशुम, जिससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो गए और आप फिर से चंगे हो गए, एकदम खड़े हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं WBC के बारे में। WBC जो है वो उनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और दे आर कलरलेस ब्लड सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, कलरलेस है यानी कि इनका कोई कलर नहीं है, तभी तो हम इनको क्या कह रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं। अगर कलर होता तो हम इसको RBC कहते। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है, जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर कैसा है, रेड कलर। चीज़ों को रिलेट करना है आपको, तभी जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है कलरलेस है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है इसमें। ओके बच्चा, आगे देखिए। WBC जो है ना वो मेनली कंट्रीब्यूट करती है किसमें, इम्यूनिटी में और डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर आप कोविड के टाइम से हैं और आपने अगर इम्यूनिटी वर्ड तब नहीं सुना तो इसका मतलब आपका तो कहीं ध्यान ही नहीं था। फिर अगर तब आपने इम्यूनिटी वर्ड नहीं सुना तो फिर अभी आपका सिलेक्शन खतरे में, ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि तब इम्यूनिटी वर्ड का इतना खतरनाक ट्रेंड था ना, हर जगह इम्यूनिटी। कोई भी आप सिरप वगैरह ले रहे हैं, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट, पैक्ड जूस वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, उसमें 4 पत्ते लगा के, एक ऑरेंज लगा के और उसके बाद इम्यूनिटी का टैग लगा के बहुत मार्केट में सेल हुई हैं चीज़ें। तब अगर आपने इम्यूनिटी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते। अब देखिए, इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, WBC वर्क नहीं कर रही है ना, तो आपकी बॉडी में ऐसे ताकत नहीं आएगी। फिर आप दवाइयाँ लेते रहिए, ठीक होते रहिए, और एक बार गाइज, एक बार अगर आपकी बॉडी को ड्रग्स की, दवाइयों की, टैबलेट्स की, मेडिसिन की आदत लग गई ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दवाइयों से दूर नहीं रख सकती है। एक बार की बात होती है सिर्फ स्टार्टिंग की, उसके बाद में आपके शरीर में जो दवाइयाँ हैं ना वो असर करना बंद कर देती है, क्योंकि आप ओवरडोज पे पहुंच जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना एक्सरसाइज, जितना फिटनेस पे ध्यान आप दे सकते हैं इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये क्या है, इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वर्क करती है। अब जैसे WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये 5 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये 5 का ग्रुप है जिसमें न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इजोफिल है और बेसोफिल है। इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देती हूँ मैं आपको, पर ये पॉइंट्स को याद रखिए। पहला WBC, जिसको कि वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स या श्वेतरक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट जी, जो WBC हैं ये क्या होती हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं हम। तीसरा पॉइंट, कलरलेस होती है, तभी तो नाम इनका वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि इनको ना डिफेंस मैकेनिज्म में और इम्यूनिटी के पर्पज से यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट ये हमारी बॉडी के क्या हैं, सोल्जर्स हैं, हमारे शरीर के रक्षक हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो आपको याद रखना है WBC। ओके, क्लियर हो गया, आगे बढ़े इसमें। ऑब्वियसली यस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ना 2 टाइप की ब्लड सेल्स बताई हैं। एक हो गया रेड ब्लड सेल जिसको ऑर्थोसाइट्स कहते हैं, एक हो गया वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कॉम्बिनेशन है इन 5 सेल्स का, और इनका काम क्या है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। सेम सी बात है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी को बैड बैक्टीरिया के बाद जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, उससे हमारी बॉडी को जर्म से, बैक्टीरिया से बचा रहे हैं, मतलब बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन्फेक्शन या बीमारियों के अगेंस्ट जो लड़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ना वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। डोंट वरी, इसको अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट इस स्लाइड पे जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग के लिए एक विटामिन होता है, विटामिन K, वो भी क्या है, असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अब इस बात को समझते हैं। RBC समझ में आ गया होगा आपको, WBC भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में एक चीज़ आती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग। एक्चुअल में जो ब्लड क्लोटिंग है ना, इसका मतलब क्या है कि खून का, रक्त का थक्का जमना। कैसे, देखिए, आपको ना थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो ब्लड ना अपने आप ही बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में देखें, जैसे मानिए मेरी इस फिंगर पे या कहीं पे मेरे को स्क्रैच लग गया और ब्लड बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे, इवन मैं देखूंगी कि कुछ टाइम के बाद ना वो ब्लड ऑटोमेटिकली जमने लग जाएगा, मतलब
उसमें कोएगुलेशन होने लग जाएगा, क्लोटिंग होने लग जाएगी। तो वो जो ब्लड क्लोट हो रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड जो इकट्ठा हो रहा है उसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और ब्लड क्लोटिंग जो है वो प्लेटलेट्स की वजह से हो पाती है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो ब्लड क्लोटिंग है उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको आंसर याद रखना है कि विटामिन के जो है ना वो ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। तो 3 चीज़ें हमने अभी देखी है। एक पढ़ा हमने आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी, इट मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं, और ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़े प्लेटलेट्स। लेकिन लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है। अब देखिए, लाइफ स्पैन जो आरबीसी की है, आरबीसी जो होती है ना वो 13 से 20 डेज के लिए सरवाइव कर सकती है। सॉरी, डब्ल्यूबीसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन के लिए सरवाइव कर सकती हैं। ऐसे ही जो डब्ल्यूबीसी हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो कितने टाइम के लिए सरवाइव कर सकती हैं, तो वो बच्चा पार्टी 13 से 20 डेज के बीच में क्या कर सकती हैं, सरवाइव कर सकती है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी है ना वो कॉम्बिनेशन है 5 और सेल्स का, ये 5 और टाइप्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। तो इन पांचों की लाइफ जो है वो अलग अलग होती है, कोई चीज़ कम देर सरवाइव करती है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई ज़्यादा। तो इस अकॉर्डिंग इनमें क्या हो रहा है, सरवाइव हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ल्यूकोसाइट्स हैं मतलब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर 2 से 5 दिन न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। इजनोफिल्स जो होते हैं 7 से 13 डेज रहती हैं। मोनोसाइट्स 2 से 5 दिन रहती हैं। लिम्फोसाइट्स या तो आधे दिन रहती हैं या पूरा 1 दिन सर्वाइव करती हैं। तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी में सबसे कम कौन सर्वाइव कर रहा है, लिम्फोसाइट्स। ये बात आपको याद रखनी है। हार्डली पूरा दिन सर्वाइव कर पाती हैं, वरना मोस्टली जो लिम्फोसाइट्स है वो आधे दिन में ही समाप्त हो जाती हैं, आधे दिन में ही शहीद हो जाती है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अगेन कंपोनेंट्स में हमने क्या, कंपोनेंट्स में पहले तो पॉइंट्स लिख देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कंपोनेंट्स में एक आता है हमारे पास में प्लाज्मा, एक आता है हमारे पास में प्लेटलेट्स, और इसके अलावा आती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अभी तक आपने देखा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कंपोनेंट्स में से इस पे आप क्रॉस मार दीजिए कि ये हमने पढ़ लिया है। अभी मेनली हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, किसके, रक्त के। घटक ऑफ रक्त लिखने वाली थी मैं यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट, इरेज कर देती हूँ। कंपोनेंट्स का मतलब है कि हम यहाँ पे जानेंगे रक्त के घटक के बारे में, कि जो ब्लड है ना उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रक्त के कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन होती है ब्लड की। ब्लड में मेनली जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाता है। तो मेनली ब्लड के ये 4 जो है ना वो क्या हैं, कंपोनेंट्स है। पहला क्या बोला मैंने, आरबीसी, दूसरा बोला बच्चा पार्टी प्लेटलेट्स, और तीसरा बोला प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 होते हैं, जिनमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पहले जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। ओके, तो प्लाज्मा एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है ना वो लिक्विड स्टेट है ब्लड की, और कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा एज इट मेक्स अप 55% ऑफ ब्लड। ओके, जब आप ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर लेंगे, मतलब ब्लड में प्लाज्मा को जब अलग से निकाल लेंगे, तो आपको ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका कलर पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लाज्मा का कलर कैसा है, येलोइश कलर है, पेल येलो कलर है। डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब ये ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं तो रेड बीसी, जो आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन रिच होती हैं, जो इस वजह से हमें पूरा ब्लड कैसा दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन अगर आप ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग निकाल लेंगे,
देन यू रियलाइज कि जो प्लाज्मा हम पढ़ रहे हैं ना, उसका एक्चुअल कलर पेल येलो कलर होता है जब आप उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके, अब ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो बच्चा पार्टी एक होता है सॉल्ट यानी कि लवण, उसके अलावा होते हैं पोषक तत्व, उसके बाद में होता है जल, और फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो ये चीज़ें किस में पाई जा रही हैं? प्लाज्मा में। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे ब्लड के अंदर आरबीसी है आई एम सॉरी, जैसे ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, ऐसे ही प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें हमारे पास सॉल्ट्स आते हैं, कुछ एंजाइम आते हैं, वाटर आता है। समझ गए? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, ठीक है भाई। रक्त के घटक हैं ये, रक्त के घटक, ये 4 घटक हैं मेनली। एक कौन सा है? प्लाज्मा है, एक वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और आरबीसी हैं। तो अभी हम 3 पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास में क्या बची हैं? प्लेटलेट्स बची हैं। इसके बारे में वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुकी हूँ, और इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में मेनली प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी दूसरा, आरबीसी तीसरा और प्लेटलेट्स चौथा। 4 घटक हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? डिस्क शेप्ड सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं रेगुलेट ब्लड फ्लो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैमेज, देयर बाय एडिंग इन द फास्ट रिकवरी थ्रू क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स है ना, वो हमारी बॉडी में इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि जैसे हमारी बॉडी ना थोड़ी सी डैमेज हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई स्क्रैच लग जाए, आपको चोट लग जाए, तो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो उस ब्लड को ऑटोमेटिकली क्या करता है? क्लोट करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जिनको पिंपल की प्रॉब्लम होती है, ये मेरे लिए बहुत कॉमन है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ये मैंने बहुत फेस किया है। जैसे आप मानिए पिंपल्स की प्रॉब्लम है आपको, और कई बार वो रेडनेस होती है और आपके नेल्स लगने की वजह से वो पिंपल में से ब्लड बाहर निकलने लग जाए, तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद ना अपने आप वो ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो ये जो ब्लड, आपका रक्त जो निकल रहा था और वो एकदम से क्लॉट होने लग जाए स्किन पे, सरफेस पे, कहीं पे भी, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं प्लेटलेट्स। तो एक्चुअल में प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की क्लोटिंग करना, और यू कैन से ब्लड को कोएगुलेट करना। कोएगुलेट को ना आप एग से याद रख सकते हैं। जैसे जो एग होता है, आप उसकी कुछ भी चीज़, एग के आप ऑमलेट बनाते हैं, ठीक है, मैं ऑमलेट का एग्जांपल मेनली ले रही हूँ, या फिर हम बॉईल करते हैं को, तो अंदर एक लिक्विड होता है। जब वो लिक्विड कोएगुलेट होता है, कोएगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो अंदर का लिक्विड जब इकट्ठा हो रहा है ना, तो वो क्या बना रहा है? कोएगुलेशन हो रहा है। तो ये कोएगुलेशन ना इसी टर्म से याद रखिएगा कि जो ब्लड बह रहा था, फ्लो हो रहा था, वो आपस में आके क्या हो गया? जमने लग गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही डैमेज हो जाए, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो रही है, ब्लड को क्लॉट करके एक हमें एक लाइफ दी जा रही है, वो किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। अब प्लेटलेट्स को हम थर्मोबोसाइट्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो से प्रोड्यूस करी जाती हैं। ओके जी। दूसरा, अगर ब्लीडिंग हो रही है या हैमरेज की प्रॉब्लम है, हैमरेज भी एक्चुअल में क्या है? ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में जो प्लेटलेट्स है ना, वो क्या होती हैं? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये हेल्प करती हैं क्लोटिंग में, कोआगुलेशन में ब्लड के, और प्लेटलेट्स जो है ना वो हेल्प करती हैं कट और वाउंड में। स्पेशली अगर आपको कोई कट लग जाए, वाउंड हो, आपकी बॉडी पे कोई जख्म हो जाए, तो उस सिचुएशन में ब्लड को कोआगुलेट करके ब्लड को क्लोट करने का जो काम है वो किसका है? प्लेटलेट्स का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसा सा स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का, ठीक है भाई। तो ये क्या है? थर्मोबोसाइट्स अस्थि मज्जा से निर्मित विशेष रक्त कोशिकाएं, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया, वही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। ये हमारा ब्लड है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे जो है ये है आरबीसी, रेड कलर की जो दिख रही है, वाइट वाली जो दिख रही है ये है हमारी डब्ल्यूबीसी। फिर आपको ना यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है? हमारे प्लेटलेट्स है। ऐसा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो क्या है? प्लेटलेट्स है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अभी ना हमने ब्लड को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और डेप्थ में घुस जाते हैं ब्लड के, और अब पढ़ेंगे हम वेसल्स के बारे में, यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं कुछ। ओके, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, ईच कैरिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। मतलब हमारी बॉडी में ना मेनली 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है। मतलब कि हम इनको अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल एक अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके बच्चा पार्टी, तो इनकी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में मेनली हमारे पास 3 टाइप होते हैं। एक होता है आर्टरीज, आर्टरीज को हम धमनी कहते हैं। एक होती है वेन्स, जिसको कि हम नस कहते हैं, नसें जो कह सकते हैं। और एक होती हैं कैपिलरीज, जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं। अगर आपने कैपिलरीज नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने आर्टरीज और वेन्स तो ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लड वेसल जब आप पढ़े रहेंगे, अभी मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो ब्लड वेसल्स में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आर्टरीज, एक पढ़ेंगे वेन्स, और एक क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, कैपिलरीज। इन तीनों को 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होती हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, आर्टरीज हैं। आर्टरीज का मतलब क्या हो गया, धमनी। धमनी एक्चुअल में क्या होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल होती है, और स्मॉल ल्यूमेन होता है। इलास्टिक वॉल का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने रबर बैंड देखा होगा कि रबर बैंड को आपने एक स्ट्रेच किया, एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेच हो सकता है। जैसे ही आपने फिंगर और थंब का प्रेशर उस पर से हटा दिया तो वो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि जो रबर बैंड है ना, वो एक टाइम के बाद में वापस से स्क्वीज हो गया, मतलब उसमें लूजनेस आ जाती है, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिक वर्ड का क्या मतलब है, स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी में भी होती है, लेकिन वो स्ट्रेचिंग अलग है। आपने उसको स्ट्रेच किया, साइज इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए। क्लियर हो गई ये बात? तो आ गई होगा आपको समझ कि वेन्स जो होती है, नसें जो होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता जैसा कि धमनी में होता है। बाकी जो कैपिलरीज होती हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं, इसमें कैसी है, सिंगल सेल वॉल होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं कि धमनी के क्या फंक्शंस हैं, नसों के क्या फंक्शंस हैं, केशिकाओं के क्या फंक्शंस हैं, यानी कि कैपिलरीज के क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है आर्टरीज का। आर्टरीज का क्या फंक्शन है, यानी कि धमनी का क्या फंक्शन है। तो देखिए बच्चा पार्टी, ये जो है ना, ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से, और यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट फॉर द पल्मनरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम किसका है, आर्टरीज का है, धमनी का है। और ब्लड को हार्ट के पास लेके आने का काम किसका है, वेन्स का है। तो कैरी ब्लड टूवर्ड्स अ हार्ट। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि आर्टरीज का काम क्या है कि ब्लड को हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक लेके जाना है, और वेन्स का काम क्या है कि हार्ट के पास ब्लड को लेकर आना है। समझ गए इतना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट है कैपिलरीज का। कैपिलरीज का काम होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का ब्लड से बाकी बॉडी सेल्स तक लेके जाना। तो ये सिंपल फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब आप ब्लड पढ़ते हैं, आप हार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आपके लिए चीज़ ज़रूरी है। ह्यूमन हार्ट में भी मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास में आर्टरीज को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टरीज क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और मस्कुलर इन नेचर होती हैं। समझ में आया इतना? तो आपके लिए ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टरीज का यूज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कर रही हैं, लेकिन अरोटा जो है ना, वो मेन आर्टरी है दैट अराइज फ्रॉम द हार्ट एंड ब्रांचेस फर्दर। ठीक है, अरोटा जो है ये बहुत मेन आर्टरी है जो कि हार्ट से स्टार्ट हो रही है और फिर इसकी ब्रांचेस स्प्रेड हो रही हैं, क्योंकि क्या करना है, ब्लड को बाकी सारे ऑर्गन्स तक लेके जाना है, पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो ये तभी पॉसिबल है ना, तो आपको वर्ड याद रखना है, दैट इज अरोटा। मेन आर्टरी है, मेन जो धमनी है उसमें सबसे टॉप पे जो नाम आएगा वो क्या है, अरोटा है।
महाधमनी मुख्य धमनियों में से एक है जो कि हृदय और आगे की शाखाओं से मिलती है। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास में कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब रीचिंग टिश्यूज, आर्टरीज, ब्रांच फर्दर एक्सट्रीमली थिन हॉल्स होल कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ना वो एक्सचेंज करती है सब्सटेंस के बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। क्लियर हो गया ये बात? तो आपको ये ध्यान रखना है। एक्चुअल में जो विभाजन का काम है ना, जो डिवीजन का काम है, पार्टीशन का काम है, वो किसका काम है? वो है कैपिलरीज का काम। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे पास में वेन्स। वेन्स का मतलब क्या हो गया? हमारी नसें। वेन्स का मतलब क्या बचा पार्टी? नसें। तो वेन्स जो होती हैं वो इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सीधा ब्लड को कहाँ ले जा रही है? हार्ट तक। एक बार फिर से याद रखें, हार्ट से ब्लड जो ब्लड है उसको बाकी के ऑर्गन्स तक ले जाने का काम किसका है? आर्टरीज का है। और बाकी ऑर्गन से हार्ट तक लाने का काम किसका है? वेन्स का है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है अम्बिकल और पल्मोनरी वेन का, तो याद रखना है आपको। अपवाद नाभि और फुफ्फुस नशे होती हैं, नशे सॉरी नशे बोल रही हूँ मैं। पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्लेसेंटा है, वो भी वर्ड आपको याद रखना है, प्लेसेंटा टू फोटस सॉरी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है? ले जाती है। शिरा प्लेसेंटा से जो बच्चा है ना, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, अब उसको खाना तो चाहिए, खाना वो डायरेक्ट तो नहीं खा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके अंदर वेन्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग बच्चा पार्टी, ब्लड वेसल्स में ये तीन मेनली टाइप हैं। एक हो गया आर्टरीज जिसको कि धमनी कहते हैं, एक हो गई वेन्स जिसको कि नसें कहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कैपिलरीज यानी कि कोशिकाएं, केशिकाएं। तो ब्लड वेसल्स में ये तीन मेनली टाइप आपको याद रखने हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये ना आर्टरीज है रेड कलर की, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू वाला जो कलर दिख रहा है आपको, ये क्या है? वेन्स है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये आपको समझना है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ये जो रक्त है ना, इसके क्या फंक्शंस है? वैसे तो मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा आइडिया दे चुकी हूँ, बट कुछ और की पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ कि जो ब्लड है उसके क्या क्या फंक्शंस मेनली होते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है ना रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। पहली बात तो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि प्लाज्मा से, और इसके अलावा इसमें WBC है, RBC और प्लेटलेट्स है। समझ में आया? तो इससे मिलके बना है। इसको सिर्फ टिश्यू नहीं बोलेंगे, ब्लड को हमेशा कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये संयोजी उत्तक है, सिर्फ उत्तक से काम नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट आता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू द सेल्स। तो ब्लड का सेकेंड मेन फंक्शन क्या है? कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका है बच्चा पार्टी? ब्लड का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कि जो पोषक तत्व हैं और जो हार्मोन्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? ब्लड का है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जो ब्लड है ना वो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है? ब्लड का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसपास में भी आपके नहीं जाएगा अगर आप इसको समझेंगे नहीं और आपने इसको पढ़ा नहीं होगा। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का और फंक्शन क्या है? क्लोटिंग में हेल्प करता है एट द साइट ऑफ इंजरी, मतलब चोट लग जाए, कहीं कुछ आपको स्क्रैच आ जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी क्लोटिंग का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, यानी कि हमारा रक्त करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि किसके हैं? ब्लड के फंक्शंस चल रहे हैं अभी। फिर उसके अलावा किडनी और लिवर वेस्ट होता है, उसको भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एंटर्स टू द किडनी वेयर इट इज फिल्टर टू द रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। द टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड आर ऑल्सो रिमूव बाय द लिवर्स। मतलब एक्चुअल में जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, फिल्टरेशन यूनिट का काम करती है किडनी हमारी, और जो हमारी बॉडी का वेस्ट है जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उन सबको भी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है?
ब्लड का काम है। अच्छा, अगर ना ब्लड ना हो तो हमारी बॉडी में ऐसा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट ही रह जाए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं और बॉडी से अपने आप निकल नहीं सकता, तो ब्लड उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं, हमारे शरीर को बचाने का काम करती हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है? ये ब्लड की वजह से हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ब्लड का ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो क्या है? WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। किसका मेन कंपोनेंट है बच्चा पार्टी? ब्लड का ही मेन कंपोनेंट है। आगे आप देखेंगे ये डिफरेंट हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं, मेनली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक A होता है, O होता है, B होता है और AB होता है। आप में भी इन्हीं 4 में से कोई ब्लड ग्रुप पाया जाता होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वेरी हो सकता है, बाकी ये 4 ब्लड ग्रुप हम मेनली पढ़ते हैं। और अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि ब्लड ग्रुप। तो देखिए ब्लड ग्रुप में मेनली हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। अब ये जो ब्लड ग्रुप है ये डिटरमाइन किए जाते हैं कि आपको इनहेरिटेंट जीन्स अपने पेरेंट्स से क्या मिले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आपका DNA, आपके ब्लड ग्रुप एक्चुअल में आपकी जनरेशन, जो आपके जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना आपके पेरेंट्स से आप में, उसी के ऊपर आपका ब्लड ग्रुप क्या करता है? डिपेंड करता है। तो देखिए ब्लड जो है ना वो मेडअप होता है रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से, प्लेटलेट से, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब हमें ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें 2 टर्म्स पढ़नी होती है, दैट इज एंटीबॉडीज और एंटीजेंस। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी आप ब्लड ग्रुप की स्टडी करेंगे तो 2 पॉइंट्स आप देखेंगे, एक होगा एंटीबॉडी और एक क्या होगा? एंटीजेंस। तो देखते हैं इसको। एंटीबॉडी जो होती हैं, प्रोटीन होता है, कहाँ पे पाया जाता है बच्चा पार्टी? प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये पार्ट है हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस का। ठीक है, एंटीबॉडीज मतलब लड़ने का काम कर रही हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। जैसे कि जर्म्स हैं, कोई भी बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को अलर्ट करने का काम, WBC को अलर्ट करने का काम एंटीबॉडीज का, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ही जर्म्स एंटर करें ना, ये अलर्ट कर देते हैं WBC को कि चलो अब लड़ना है, और फिर WBC ऐसे धाए धाए करके लड़के बीमारियों को हमारी बॉडी से बाहर कर देती है। समझे इतना? फिर आता है नेक्स्ट एंटीजन। एंटीजन एक्चुअल में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वैसे दोनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लेकिन एंटीजन जो है वो रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके सरफेस पे पाई जाती हैं, और जो WBC हैं उनके अगर रेफरेंस पे बात करनी है तो आपको एंटीबॉडीज याद रखनी है। आगे देखिए हमारे पास मेनली ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये क्या हो गया? हाँ जी, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O और AB। तो इनके अंदर एंटीजेंस होते हैं और कुछ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। ये स्लाइड आपको पढ़नी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है 4 ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे पीछे मैंने स्लाइड में आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी थी ना, ये चीज़ आपको एक जगह इकट्ठी दे दी है, मतलब आपको स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे, तो इसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रुप A है हमारे पास, ये ग्रुप B है, C है, 4 ब्लड ग्रुप है, A है, B है, AB और O है। तो उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाती हैं और एंटीजन कौन सी किस में ब्लड ग्रुप में पाई जाती हैं। व्हाट यू हैव टू डू कि एक बार इस चार्ट का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कि हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो अब आपको पता है इन 4 ब्लड ग्रुप में कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब मानिए आपका कोई ब्लड ग्रुप है, आपको किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा रहा है और आप सेफ हैं, तो यानी कि आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आपका एक ब्लड ग्रुप है, जैसे सपोज मेरा कोई ब्लड ग्रुप है और वो ब्लड ग्रुप मैं किसी और को वो ब्लड देना चाहती हूँ, तो मुझे ना सामने वाले को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके अंदर कौन सा ब्लड है, मेरा ब्लड किसी को भी जाके चढ़ सकता है, तो इसका मतलब मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। तो अब ये 2 पॉइंट्स आपको समझने हैं। डोनर मतलब देने वाला और रेसिपिएंट का मतलब लेने वाला। ठीक है, मतलब कि एक जो है वो ब्लड को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, किसी के भी बाहर के कोई भी ब्लड को एक्सेप्ट करे, और एक क्या है? डोनर, जो किसी भी दूसरे को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर में हम O ब्लड ग्रुप को याद रखते हैं,
और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में बच्चा पार्टी हम ए बी ब्लड ग्रुप को याद रखते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओके, और डोनर में क्या आता है, ब्लड ग्रुप ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए और ए बी दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कौन, ब्लड ग्रुप ए वाले। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो वो डोनेट कर सकते हैं बी और ए बी वालों को, और अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं, और अगर ओ है तो वो किसी को भी डोनर बना सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए बी को भी करते हैं, और ओ तो होता ही होता है। समझ गए इतना आप लोगों को? आई होप ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना है। देखिए, इन रिटर्न में हम लोग सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, और जो अभी तक आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू, बट आगे भी ऐसे ही सपोर्ट को कंटिन्यू रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, ये एक चार्ट है, यहाँ पे डोनर है और ये क्या है, रेसिपिएंट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ना ओ को दे सकता है, ए को, ए बी को और बी को, सबको दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए और ए बी को दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चा पार्टी वो बी को और ए बी को दे सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड अपना क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड डोनेशन हेल्थ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए कि जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अगर आपके ब्लड में कुछ ज़्यादा डिजीज़ है, जैसे आप कोई कैंसर पेशेंट है या फिर आपको HIV एड्स की प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक पेशेंट है, तो भी आपका ब्लड जो है वो डोनेट नहीं किया जाता, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन को आप जान बचाने के लिए अपना ब्लड देना चाहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आप उसको और बीमार कर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड को डोनेट नहीं किया जाता। बाकी अगर हम बात करें वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो वो 14 जून को मनाया जाता है। इस बात को अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए कि ब्लड डोनेट करिए, उससे लोगों की लाइफ सेव हो सकती है। और ब्लड डोनेट करने से सिर्फ लोगों की लाइफ सेव नहीं होती, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। समझ में आया इतना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बेनिफिट्स में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वेल गाइस, टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, मेरे चेहरे पे एक अलग सी खुशी, क्योंकि मैं थक गई हूँ बोलते बोलते। अभी लेक्चर आज थोड़ा सा लंबा हो गया, वैसे अभी तक मैंने इतना बड़ा लेक्चर आप लोगों का अभी तक नहीं लिया है, लेकिन इसमें ना मुझे बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड करना था। सेपरेटली होता ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती, लेकिन अब पूरा कंप्लीट ब्लड आपको एक जगह पे ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले रुक जाइए एक बार, आप वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ में अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इसको शेयर करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करने से आपको अपडेट्स मिलेंगे एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, उसके अलावा करंट अफेयर्स मिलेंगे डेली बेसिस पे। हाँ, और उन सब के साथ साथ आप लोग जैसे आलसी बच्चे हैं ना, उनके लिए हमने एक नई स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें कि मंथली कंपाइलेशन मिलेगी आपको, मतलब पूरे महीने मत पढ़िए, महीने के लास्ट में बस एक बार मैगजीन को 2, 4, 5, 6 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि चीज़ें एकदम दिमाग में फिक्स हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और गुड लक फॉर योर एग्जाम।